हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रेडियंस के ऊपर। और यहाँ पर अब आपके लिए हम लोग एक यूपीएससी स्पेसिफिक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएटेड है। आप वो सभी एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन, भले वो सिविल सर्विसेज है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, एनडीए है, कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप फिल कर रहे हैं तो इकोनॉमी वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इकोनॉमी के ऊपर लगातार करंट अफेयर्स के पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जनवरी 2025 से कंटिन्यूसली हर मंथ के इकोनॉमी सेक्शन के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस सीरीज को आप एंड तक देखिएगा जिससे इसका मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट आपको हो सके, और साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम सारे वो असेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो बने रहिएगा इस सीरीज के अंदर। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपनी सबसे पहला पार्ट, दैट इज ऑफ जनवरी 2025। सो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि करंट अफेयर्स हम लोग कैसे कवर करें, और इकोनॉमी का सेक्शन अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं तभी आपको करंट इश्यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स, इट इज़ समथिंग जो हमारी डे टू डे बेसिस की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। हमारी जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो एक आम इंसान के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेकर आते हैं, और ये सब चीज़ें आप तभी बेहतर समझ पाते हैं जब हम लोग एक बेसिक इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करने, हम आपको साथ साथ ही उन कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला टॉपिक जो जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है वो है कॉफ़ी प्रोडक्शन को लेकर। अब देखिए, आपको इस बात को समझना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको रटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। आपको उसका एनालिसिस समझना पड़ेगा, उसके पीछे का कारण क्या है। कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑब्वियसली आप याद रख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में काफ़ी आसानी रहेगी, मेंस में आंसर्स आसानी रहेगी, लेकिन टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा और उसको इंटीग्रेट करिएगा स्टैटिक जीएस के साथ। पहली बात, वर्ल्ड स्टार्ट्स वेकिंग अप टू इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट्स। पिछले साल ये रिपोर्ट आई, ये न्यूज़ आई है कि इंडिया में 1 बिलियन से ज़्यादा हमने कॉफ़ी को एक्सपोर्ट किया है। भारत में 2 तरीके की कॉफ़ीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, एक जो उसका टाइप है वो है अराबिका, और जो दूसरा टाइप है इसका वो है रोबस्टा। जो अराबिका कॉफ़ी होती है वो थोड़ी माइल्ड कॉफ़ी होती है, और रोबस्टा जो है वो हाईली स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है। ये दोनों ही वेरिएंट्स भारत के अंदर उगाए जाते हैं। अच्छा, कॉफ़ी का जब भी प्रोडक्शन किया जाता है हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉफ़ी ऐसे ही इलाकों में ग्रो होती है जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कूल होता है, जहाँ पर हाई रेनफॉल का रीजन होता है, तो उन इलाकों में ही कॉफ़ी का प्लांटेशन हो पाता है। तो इंडिया में इसीलिए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जैसे इलाके हैं जहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन करा जाता है, और सबसे बड़ी मात्रा में तो कर्नाटका में ही होता है। सो यहाँ पर हम लोगों ने अभी ये देखा कि इंडिया में कॉफ़ी की प्लांटेशन भी बढ़ी। अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए कि 2 मिलियन पीपल यहाँ पर हैं, 20 लाख लोग हैं जिनको कॉफ़ी प्लांटेशन फील्ड्स के अंदर काम मिलता है। तो वो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करती है, ग्रोथ भी करती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर रही है। और अभी लास्ट ईयर जनवरी 2025 में यहाँ पे 1 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो भी हुआ है। साथ में ही अगर आप कुछ और फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं तो क्या चीज़ है, ब्राज़ील ऐसा कौन सा देश है, ये पूछ सकते हैं आपसे, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। तो ब्राज़ील अपने आप में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है, जो अप्रॉक्सीमेटली 40% ग्लोबल प्रोडक्शन करता है। साथ ही साथ इंडिया की अगर बात करें तो हम 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं और 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। मेजरली हमारी जो कॉफ़ी है वो कौन से मार्केट्स के अंदर जाती है, इटली, जर्मनी और बेल्जियम के अंदर। तो दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा कि इंडिया 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है।
इंडिया में वो स्टेट्स जहां पर कॉफी को प्रोड्यूस किया जाता है वो है कर्नाटका, हाईएस्ट क्वांटिटी में यहीं पर प्रोड्यूस करा जाता है, फॉलोड बाय केरला एंड देन तमिलनाडु। की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हमारी इटली है, जर्मनी है, बेल्जियम, रशिया एंड यूएई। सो ये डेटा विद रिस्पेक्ट टू कॉफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कर्नाटका के अंदर जो बाबा बुदान गिरी हिल्स है उसकी अपनी एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहा जाता है कि जो बाबा बुदान थे वो पहली बार कॉफ़ी की सीड्स को उन्होंने वहीं पर प्लांटेशन करी थी, इसीलिए उसकी फर्स्ट हिस्टोरिकल साइट के तौर पे इंपॉर्टेंस भी है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सो कॉफ़ी के रिस्पेक्ट में ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, जो जनवरी 2025 में रहा था वो था कैश ट्रांसफर्स को लेकर। अब ये क्या इशू है, ज़रा हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अक्सर सरकार जो है वो कैश ट्रांसफर्स करती है। कई बार बहुत से लोग इस बारे में बात भी करते हैं और कहते हैं कि कैश ट्रांसफर सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, सरकार वोट बैंक के चक्कर में कैश जो है वो लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पर जो 16th फाइनेंस पैनल था उसने ये बात कही है कि स्टेट की अपनी कमाई का 20% हिस्सा वो किस में जाता है, सब्सिडीज में जाता है, जब वो अलग अलग स्कीम्स के अंदर स्टेट जो है वो स्कीम्स निकालता है और अलग अलग लोगों को अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत फेमस स्कीम है जिसका नाम है माझी लड़की बहन योजना, साथ ही साथ कर्नाटका में गुरुर लक्ष्मी और वेस्ट बंगाल के अंदर लक्ष्मी भंडार। ये ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें सरकार पैसा देती है, सब्सिडी देती है और स्टेट के अपने खुद के जीडीपी का बहुत बड़ा सेक्शन उनका सिर्फ और सिर्फ इन सब्सिडीज के अंदर ही चला जाता है। तो ये बात आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब थोड़े से हम इसके एस्पेक्ट्स को जरूर समझ लेते हैं। सबसे पहले कि कैश ट्रांसफर्स अपने आप में होते क्या है, अगर आपसे पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एटलीस्ट समझ सकें। देखिए, कैश ट्रांसफर्स हम उनको बोलते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा करे जाते हैं, ठीक है, और किनको दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स को या फिर हाउस होल्ड्स को, उन्हें सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। जैसे सरकार कभी किसान को लेकर स्कीम निकालती है, कभी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, कभी एजुकेशन को लेकर, कभी एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर। तो ये अलग अलग स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें सब्सिडी देती है। वो सारा जो पैसा उनके अकाउंट में जाता है, ठीक है ना। जन धन योजना आपने सुना होगा ना कि हर एक इंसान का अपना खुद का बैंक अकाउंट जन धन योजना के अंडर। तो वो सब क्या है, हमारे कैश ट्रांसफर्स का पार्ट है, ठीक है। जब सरकार कैश को ट्रांसफर करके हाउस होल्ड के घर में, तो वो सारे के सारे आपके कैश ट्रांसफर्स का पार्ट होते हैं। अब देखिए, जब कैश ट्रांसफर किया जाता है तो कैश ट्रांसफर के अपने कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, और हमें दोनों ही चीजें यहाँ पर पढ़नी जरूरी है। तो जब हम लोग उसके फेवर में बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब कैश ट्रांसफर किसी, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वुमेन स्कीम है, जैसे लखपति दीदी एक स्कीम है, ठीक है ना, और वहाँ पर अगर सरकार जो है वो वुमेन्स के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालती है तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को एम्पावर कर रही है, क्योंकि जब उनके हाथ में पैसा आएगा तो हो सकता है कि वो किसी प्रोग्रेसिव वर्क के लिए उसको इस्तेमाल करें, या अपने परिवार में अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए उसका इस्तेमाल करें, या फिर उससे कोई बेटर बिजनेस को जनरेट करने के ऊपर काम करें। तो डेफिनेटली कैश ट्रांसफर वुमेन्स को एम्पावर भी करता है जब उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वो पैसा जाता है। दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट डिलीवरी। डीबीटी के होने से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के होने से जो मिडलमैन का रोल था कंप्लीटली खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से जो इंसान जो काम कर रहा है, कोई किसान है, उसने जो भी खेती करी है, जो बेनिफिट उसे मिलना चाहिए वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में आएगा। कैश ट्रांसफर से पॉवर्टी एलिवेशन भी होता है, गरीबी रेखा से भी लोगों को बाहर निकाला जाता है। साथ में ही इकोनॉमिक स्टिमुलस है, क्योंकि जब लोगों के पास उनके हाथ में पैसा होगा तो उनकी स्थिति बेहतर होगी, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में ज़्यादा हो पाएगा और उससे डेफिनेटली जीडीपी का भी अपना ग्रोथ होता है। एंड सोशल इक्विटी, समाज में समानता आती है, ओके, वहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। तो ये तो कुछ
चीज़ें हैं जो कैश ट्रांसफ़र के फेवर में है, लेकिन देखिए फेवर के साथ साथ इसके कुछ बड़े नुकसान भी हैं। सबसे पहला, सरकार के ऊपर एक स्कीम्स के साथ बहुत बड़ा बर्डन होता है। हर बार जब भी कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शंस होने वाले होते हैं, हर गवर्नमेंट अपनी नई नई स्कीम्स के साथ आती है और लोगों को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके की सब्सिडीज़ देती है। उसकी वजह से जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बर्डन बढ़ जाता है और अल्टीमेटली सरकार के पास भी जो पैसा आ रहा है वो तो टैक्स पेयर का पैसा है, जिसका इस्तेमाल जो है वो सरकार सब्सिडीज़ में करती है। दूसरा, पॉपुलिस्ट मेजर, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस के दौरान पॉपुलिस्ट मेजर्स अपनाए जाते हैं जिससे से ज़्यादा वोट जो है वो उस पर्टिकुलर पार्टी को दिए जा सके। देन रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी, अगर धीरे धीरे करके लोगों को सिर्फ यही आदत लग जाएगी कि भाई सरकार तो पैसे दे ही देगी, तो उनके अंदर खुद काम करने की जो इच्छा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या बेरोजगारी करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उससे हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर भी खतरा पैदा होता है। लिमिटेड इम्पैक्ट, सारे लोगों को तो कैश ट्रांसफर का बेनिफिट नहीं मिल पाता, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही मिल पाता है। एंड कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, इस कंडीशन के अंदर हर पार्टी कंपीट करेगी कि हम दूसरी पार्टी से ज़्यादा बेहतर मेजर्स दे सकें, इररिस्पेक्टिव कि फिस्कल बर्डन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं जो कैश ट्रांसफ़र के साथ है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या करा जाए? फिर बात ये भी उठती है कि कैश ट्रांसफर्स नहीं करे जाएं या करे जाएं तो उनका क्या ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज को इतना स्ट्रेंथन अप करना ज़रूरी है जिससे कैश ट्रांसफर्स की वो सिचुएशन ही अराइज ना हो। दूसरा, यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज जो है वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए जिससे लोग जो है वो सब्सिडीज़ के ऊपर निर्भर ना हो सके। जॉब क्रिएशन के प्रोग्राम्स, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, वो लोग जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, एक्यूरेट स्किल नहीं है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएं। और कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स, पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए भी साथ में यहाँ पर काम करना ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स हो सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा है कि वो मेजर स्कीम्स जिसमें सरकार का पैसा जाता है उसमें से कुछ सेंट्रल की स्कीम जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना जो गवर्नमेंट ने पहल स्टार्ट करी थी एलपीजी सिलेंडर्स के लिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना फॉर दी प्रेग्नेंट वुमेन्स, ये सेंटर की कुछ मेजर स्कीम्स है। सिमिलरली स्टेट की भी अपनी कुछ स्कीम्स है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे तो हमने देखा था यहाँ पे आपकी माझी लड़की बहन योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार, कर्नाटका में गृह लक्ष्मी, तेलंगाना में महालक्ष्मी, ऐसी नाम से जो स्कीम स्टार्ट करी जाती हैं स्टेट स्पेसिफिक मीन्स के थ्रू, स्टेट के एक्सचेकर से बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में भी पढ़ा है। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। ओके, अब जो थर्ड टॉपिक है वो बात करता है डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन रुपी के बारे में। ठीक है ना, और डेप्रीसिएशन बेसिकली क्या होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के रिस्पेक्ट में इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रीसिएशन। जैसे आज के समय में यूएस डॉलर का कंपैरिजन हम जब भी इंडियन करेंसी के साथ करते हैं तो इंडियन करेंसी इस समय यूएस डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक चल रही है, उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन। तो जब इंडियन रुपी का डेप्रीसिएशन होता है तो क्या हमारे लिए वो चिंता का विषय है? बिल्कुल है, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जब हम लोग देखते हैं तो आप सबसे पहले ये समझिए कि डेप्रीसिएशन होता क्या है। रुपी का डेप्रीसिएशन होता है जब इंडियन रुपी फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, फॉल कर जाता है, उसको हम लोग डेप्रीसिएशन कहते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं जिन कारणों से डेप्रीसिएशन होता है? जब किसी देश के अंदर लगातार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे देश में जाकर अपने पैसे का निवेश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो बेसिकली उस डोमेस्टिक इकोनॉमी को वीक करना शुरू कर देता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई अपना पैसा किसी भी पर्टिकुलर देश से निकालते ही तभी हैं जब उन्हें लगता है कि इस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी डिप्लीट कर रही है या फिर वो ग्रो नहीं कर रही है या फिर उसकी ट्रेजेक्ट्री डिक्लाइन होती जा रही है।
ओके तो जब एफपीआई का आउटफ्लोज, मतलब आप समझ लीजिए कि भारत से लोग जो है वो एफपीआईज अपना पैसा निकालकर चाइना में, जापान में, यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली इंडिया का जो एफपीआई काउंट है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। दूसरा, यूएस इंडिया की ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी। 2025 जब से ही ट्रंप आए हैं आपके यूएस के अंदर, इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील्स हैं वो फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। कभी ट्रंप कहते हैं कि हम टैरिफ्स लगा देंगे, कभी ट्रंप कहते हैं कि हम 140% का टैरिफ लगाएंगे, कभी 110% का टैरिफ लगाएंगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं करेंगे। ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है वो इन्वेस्टर को कंफ्यूजन में लेकर आ जाती है। वो समझ ही नहीं पाता कि भाई इस देश के अंदर, इसकी इकोनॉमी में हम लोग निवेश करें भी या फिर छोड़ दें। तीसरा फैक्टर, हाई डॉलर डिमांड फ्रॉम इंपोर्टर्स। इंपोर्टर्स इस समय, क्योंकि गोल्ड का, क्रूड ऑयल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट जब बढ़ता है, इंपोर्ट्स जब यहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो पेमेंट्स जाती हैं वो तो डॉलर्स में ही जाती हैं। देन इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कि भाई हम जितना एक्सपोर्ट नहीं करते उससे कहीं गुना ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट से कम है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो गैप है, जो ब्रिज है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन अप हो जाता है। एंड देन हाई गोल्ड इंपोर्ट्स इस समय भी, और जनवरी 2025 के अंदर भी अगर हम लोग देखें उस समय, तो वहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट, और हमेशा ही भारत देश में तो गोल्ड हमेशा ही बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन भारत देश में बहुत ज़्यादा है। तो जब हाई गोल्ड इंपोर्ट्स होते हैं तो वो भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। गॉट इट? तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से रुपी में डेप्रीसिएशन हमें देखने को मिलता है। अब रुपी डेप्रीसिएशन के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। जब भी रुपी अपना वीक होने लग जाता है, डेप्रीशिएट होने लग जाता है, उससे हमारे इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बूस्ट मिलता है, क्योंकि रुपी की वैल्यू भले ही $1 के कंपैरिजन में 90 रुपये हो जाए, लेकिन अब हम जो भी सामान दूसरे देश में बेचेंगे उसकी वैल्यू हो सकता है कि पहले हमें $1 पे 80 रुपीज़ मिलता था, लेकिन जब इंडियन रुपी वीक हो गया और अब वो 90 रुपीज़ $1 की इक्विवेलेंट हो जाता है, तो एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्टर्स को वहाँ पे बूस्ट मिलता है, क्योंकि इंडियन गुड्स चीप हो जाते हैं अब्रॉड में, और सेक्टर्स जैसे आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल्स को यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता है, और एक्सपोर्टर्स को भी पैसा ज़्यादा मिलता है। हायर रेमिटेंसेज वैल्यू, एनआरआईज को ज़्यादा रुपी मिलता है पर डॉलर। एनआरआईज अपना पैसा जो घर बेचते हैं वो पहले हो सकता है कि $1 इक्विवेलेंट टू 80 रुपीज़ पे भेजते थे, लेकिन अगर वो $1 इक्विवेलेंट टू 90 पे भेजते हैं तो वो ज़्यादा पैसा अपने घर बेच पाते हैं। देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन पुश, कॉस्टलियर इंपोर्ट्स की वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है, क्योंकि इंपोर्ट तो लगातार हो रहा है, तो हमें उस समय ये चीज़ का भी रियलाइजेशन होता है कि अगर हम लोग इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट है, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो मेजर चीज़ों का प्रोडक्शन फिर भारत देश में या इंडिजीनियसली ही करा जाता है। तो देखिए, ये तो कुछ रुपी के डेप्रीसिएशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इम्पोर्ट जो है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई आप जो कुछ भी फिर इंपोर्ट करेंगे वो भी तो महंगे दामों पे ही इंपोर्ट करेंगे। तो असेंशियल इंपोर्ट्स जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि पहले वही इंपोर्ट हमें 80 रुपये पे पड़ रहा था और अब वही इंपोर्ट हमें 90 रुपये पे पड़ रहा है। साथ ही साथ हायर डेट सर्विसिंग कॉस्ट, बोरोअर्स विथ फॉरेन करेंसी लोन्स मस्ट पे मोर रुपीज टू सर्विस द सेम डॉलर डेट। मान लीजिए कि पहले यहाँ पर किसी बोरोवर ने फॉरेन करेंसी में लोन लिया था, तो उसको जो रिटर्न करना था वो 80 रुपीज़ पर डॉलर पे रिटर्न करना था, लेकिन जब रुपी का डिप्रीसिएशन हो जाएगा तो अब जो रिटर्न करना पड़ेगा वो 90 रुपीज़ पर डॉलर पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो लोन्स भी इस समय पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। साथ ही साथ हमारा जो ट्रेड और करंट अकाउंट है वो और ज़्यादा वाइडन अप हो जाता है। रीज़न, क्योंकि इंपोर्ट बिल ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट बिल के कंपैरिजन में, और हम जानते हैं कि भारत में गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रूड ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से उसका बिल जो है, इंपोर्ट बिल बहुत वाइडन अप हो जाता है। पैरेलली कैपिटल फ्लाइट, जब
सस्टेन तरीके से लगातार रुपी का डेप्रीसिएशन होता चला जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी लूज होगा कि क्या पता भाई कल को इकोनॉमी क्रैश हो गई, अगर जीडीपी फॉल हो गया तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो उस समय पे इन्वेस्टर अपना पैसा उस देश से निकाल कर किसी दूसरी कंट्री के अंदर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ कैपिटल फ्लाइट एज वेल, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए तो अल्टीमेटली क्या मायने रखता है, सिर्फ उसका पैसा। वो भले वो इंडिया से कमाए, वो चाइना से कमाए, जापान से कमाए या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से कमाए, उसको सिर्फ अपने पैसे को, अपनी कैपिटल को सिक्योर रखना है। एंड रिड्यूस्ड कंज्यूमर परचेजिंग पावर, कॉस्टलियर इंपोर्ट्स वीकन द डोमेस्टिक डिमांड। जब इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो वो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, और जब मार्केट में प्रोडक्ट महंगा बिकेगा तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा सामान नहीं खरीदेंगे। उसकी वजह से भी जो कंज्यूमर परचेजिंग पावर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो साथ में ही अब हम लोग यहाँ पर डेप्रीसिएशन के साथ एक टर्म आती है जिसे हम लोग कहते हैं डीवैल्यूएशन, और अक्सर हो सकता है आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर इसके बारे में सुना भी हो। तो डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमें एक बार उसे देखिए डीवैल्यूएशन जिसको अक्सर चाइना जैसी कंट्रीज जो हैं वो प्रैक्टिस करती हैं, डीवैल्यूएशन के अंदर जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है, हम इंडिया के कंडीशन में आरबीआई लेते हैं, वो डेलिबरेटिवली जानबूझकर रुपी को डाउनवर्ड एडजस्टमेंट रखती है। ठीक है, अपनी जो लोकल करेंसी है उसका डाउनवर्ड एडजस्टमेंट रखेगी, मतलब उसको डीवैल्यू करके रखेगी, उसको जानबूझ के नीचे गिरा के रखेगी। डेप्रीसिएशन में ऐसा नहीं होता। डेप्रीसिएशन में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो मार्केट ड्रिवन होती है। ठीक है, एंड इट फॉल इन अ करेंसी वैल्यू ड्यू टू डिमांड सप्लाई फोर्सेस। डेप्रीसिएशन में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर यहां पर रुपी की वैल्यू को बेसिकली कंसिडर किया जाता है। डीवैल्यूएशन के अंदर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करता है, हस्तक्षेप करता है उस करेंसी की वैल्यू को डाउनग्रेड करने के लिए। ये दोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस आप देख सकते हैं। दूसरा डिफरेंस, डीवैल्यूएशन हैपेंस ओनली अंडर फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो भी देश फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं, डीवैल्यूएशन वहीं पर हो सकता है। बहरहाल डेप्रीसिएशन फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे होता है, मतलब जहां पर डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। फिक्स्ड में गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। थर्ड डिफरेंस अगर आप देखेंगे, डीवैल्यूएशन करा ही क्यों जाता है, जिससे वो अपने देश के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके, ट्रेड डेफिसिट को कम कर सके और ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके। और ये चीज़ चाइना ने बिल्कुल करी है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जो हार्ड करेंसी है वो हार्ड करेंसी के ब्रैकेट में उसकी करेंसी आ जाए, रेनमिंबी को हार्ड करेंसी के ब्रैकेट में जगह मिल जाए। उस समय उसने डीवैल्यूएशन जरूर करा अपनी करेंसी का, जिससे वो अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके, स्टिमुलस ग्रोथ ले सके और अपना ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस कर सके। डेप्रीसिएशन इज कॉज्ड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आउटफ्लो, हाई इंपोर्ट्स, इन्फ्लेशन, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट एंड ग्लोबल शॉक्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फैक्टर्स जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डेप्रीसिएशन के पीछे के क्या कारण होते हैं। जब इन्वेस्टर अपना पैसा देश से बाहर निकालने लग जाता है, जब इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जब देश में इन्फ्लेशन हो रहा है और जब करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ग्लोबल शॉक्स जैसे आज के समय पे चल रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग देशों के बीच में वॉर चल रहा है, यूएस के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अपनी पॉलिसीज़ पे वो काम कर रहा है, वो कंडीशन बनती है जब किसी भी करेंसी का डेप्रीसिएशन होना शुरू हो जाता है। तो डेप्रीसिएशन होने के पीछे के भी कुछ ये कारण होते हैं जो आपको इसमें ज़रूर ध्यान रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपके। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अबाउट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। सो यहाँ पर नीति आयोग ने स्टेट वाइज एक हेल्थ इंडेक्स को लॉन्च करा और वो हेल्थ इंडेक्स है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, मतलब पैसे से संबंधित। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये क्या है। 2025 में एक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स था जिसको नीति आयोग ने रिलीज करा
और उसके पीछे का पर्पस ये है कि जो सब नेशनल लेवल मतलब स्टेट लेवल पे हम बात करें, पॉलिसीज कैसे बननी चाहिए, फिस्कल स्टेटस क्या है उसको जान सकें, जिससे हम एक बेहतर सस्टेनेबल और रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिसीज का फॉर्मेशन कर सकें। वो है आपका फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो ध्यान रखिएगा, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। लॉन्च करने के साथ ही यहाँ पर उन्होंने बात करी है कि हम स्टेट वाइज, सब नेशनल वाइज देखना चाहते हैं कि हर एक स्टेट का क्या स्टेटस है, जिससे हम एक बेहतर पॉलिसीज का निर्माण कर सकें और सस्टेनेबल और रेजिलिएंट इकोनॉमी को क्रिएट कर सकें। ओके, तो जरूर ध्यान रखिएगा इसे। इसमें हम लोग देखते हैं कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से हमारे माइक्रो और या मैक्रो सब नेशनल पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहला क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरी बात रेवेन्यू का मोबिलाइजेशन, फंड्स को कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। ये 5 फैक्टर्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, जिनके बेसिस पे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर स्केलिंग के बेसिस पर इन्होंने स्टेट्स को रैंक दिया है। जैसे वो स्टेट्स जिनका स्कोर 50 से ज़्यादा है वो अचीवर स्टेट्स कहलाए जाएंगे आपके FHI में। वो स्टेट्स जो 40 से ज़्यादा है और 50 से कम है, मतलब 50 to 40 के रेशियो में लाई कर रहे हैं, वो फ्रंट रनर कहलाए जाएंगे। वो स्टेट्स जो 40 से 25 के बीच में है उनको परफॉर्मर कहा जाएगा, और जो 25 से नीचे हैं उनको एस्पिरेशनल स्टेट्स का या FHI का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में, वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब वो स्टेट्स जिनको टैक्सेस से नहीं बल्कि नॉन टैक्स, जैसे फाइन्स हो गई, पेनल्टीज हो गई, वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जैसे उड़ीसा, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, they have strong non-tax revenue generation। 21% जो स्टेट का रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इन चारों स्टेट्स में नॉन टैक्स रेवेन्यू से। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ऐसी जगहों पे खर्चा कर रही है जहां से वो रिकरिंग पैसा इकट्ठा कर पाएगी, ठीक है ना, साल भर साल उसको पैसा मिलता चला जाएगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका और यूपी ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं स्ट्रॉन्ग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना, इन्होंने ऐसी जगहों पे 27% ऑफ द फंड लगाया है जो डेवलपमेंट पर्पज से है, दैट इज व्हाट द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। जब देश प्रगति करेगा, जब स्टेट्स इंडिविजुअली वर्क करेंगे तो बाकी स्टेट्स को भी लगेगा कि हमें भी बेटर परफॉर्मर बनना चाहिए। साथ में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग होगी। इससे बेहतर पॉलिसीज बनाई जाएंगी। जब सरकार के पास रॉ डेटा होगा, फिगर्स होंगी, तो वो डेफिनेटली बेटर पॉलिसीज का निर्माण भी कर पाएंगे। इसीलिए फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पर बनता है दैट इज अबाउट UPS, दैट इज यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। तो पेंशन को लेकर पिछले साल में बहुत सारी बातें हुई हैं। बहुत सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ही कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने यहाँ पर अब ओल्ड पेंशन स्कीम से अपने आप को शिफ्ट कर लिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर। तो क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपने आप में ही क्या है, एक ऐसा पेंशन सिस्टम जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर NPS सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ध्यान रखिएगा दिस इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो NPS के अंदर कवर होते हैं, जिससे दे मे रिसीव एन अश्योर्ड पे आउट आफ्टर देयर रिटायरमेंट के बाद। जैसे आज के समय पर सरकार ये कह चुकी है कि हम पेंशन नहीं देंगे, तो अगर UPS के अंदर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनको वहाँ पे अश्योर्ड पेंशन मिल पाएगी आफ्टर द रिटायरमेंट। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है UPS की, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। साथ ही साथ इस
पूरी के पूरे यूपीएस सिस्टम को बनाने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, जो सोमनाथन कमिटी बनाई गई थी। उन्होंने 2023 में इसका फॉर्मेशन किया था, जिससे वो न्यू पेंशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर कर सकें, और अपनी रिकमेंडेशन के बेसिस पे यहाँ पर अब यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करा जा चुका है। तो अब ये यूपीएस सिस्टम जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इस यूपीएस सिस्टम के अंदर वो कौन लोग हैं जो एलिजिबल होंगे। क्या सभी लोग एलिजिबल होंगे या कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की है वो एलिजिबल होगी। तो इसको ध्यान से समझने की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉयज़ जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2025, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। दूसरे, न्यू रिक्रूट्स, जो भी नए रिक्रूट्स थे जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करी थी 1 अप्रैल या उसके बाद, वो भी इसके अंदर एलिजिबल होंगे। कोई भी एनपीएस का सब्सक्राइबर जो रिटायर्ड है, ठीक है ना, जो रिटायर्ड है बिफोर 31 मार्च 2025 और जिसने एटलीस्ट 10 ईयर्स की सर्विस दी है, वो भी इसके अंदर एलिजिबल होंगे। और कोई लीगली वेडेड स्पाउस है किसी डिसीज्ड एनपीएस सब्सक्राइबर का, ठीक है ना, उन्होंने भी ऑप्ट करा था अगर यूपीएस के लिए, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 4 क्राइटेरियाज आपको इसमें ध्यान रखने हैं जो यूपीएस के अंदर एलिजिबल होने वाले हैं। साथ में ही कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। अब यूपीएस सिस्टम आ तो जाएगा, लेकिन उसके साथ का चैलेंज ये है कि फिस्कल बर्डन जरूर बढ़ेगा, मतलब सरकार का अपने एक्सचेकर के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूपीएस से गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% से 14% से बढ़कर अब 18.5% हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी वॉलंटरी रिटायरीज हैं, ठीक है ना, उनको इमीडिएटली पेंशन नहीं मिलने वाली है, उसमें भी डिले हो जाता है। और फिर लिमिटेड फैमिली पेंशन, मतलब जो भी फैमिली पेंशन दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, स्पाउस को ही दी जाएगी, उसमें फर्दर जो सन या डॉटर है उनको वो पेंशन ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। तो ये इसके साथ के अपने कुछ लिमिटिंग चैलेंजेस हैं। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स। सेंटर ने यहाँ पर जनवरी 2025 में एक 18 मेंबर्स का वर्किंग ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसको रमेश चंद जो नीति आयोग के मेंबर है उन्होंने उसको लीड करा। उस वर्किंग ग्रुप ने ये कहा कि अब हमें WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका जो बेस ईयर है उसको चेंज करना चाहिए, जो 2011-12 है उसको 2023 करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें WPI से अब किस पे स्विच करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स पे। ओके, तो इसके बारे में हम जरा समझते हैं कि ये क्या मामला है। देखिए, WPI का बेस ईयर, होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो करंट है वो 2011-12 है, जिसको शिफ्ट करने की बात करी गई है 2022-23 पे। वर्किंग ग्रुप का ये रिवीजन रहा है। वर्किंग ग्रुप रमेश चंद्र जो मैंने आपको बताया जो नीति आयोग के मेंबर है वो इसको लीड करने वाले हैं। ग्रुप ने ये भी सजेस्ट करा है कि हमें अब WPI से PPI दैट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि WPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स ही अपने आप में क्या होता है। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली इट इज अ measure of the average change in prices of goods sold in bulk। जब कोई भी गुड्स बल्क में बड़ी मात्रा में होलसेल प्राइस के ऊपर सेल करे जाते हैं रिटेल मार्केट में बेचने से पहले, उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स मानते हैं। मतलब जो होलसेलर है उसके पास बल्क में जो सामान आता है और उसको वो रिटेल में बेचने से पहले जो उसका प्राइस पे करता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स का पार्ट होता है। इससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन है, मतलब प्रोड्यूसर ने उस प्रोडक्ट को बनाया लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के समय पर उसने अपने आप में भी कोई गुड्स लिए होंगे। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल बनाना है, एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल बनाने वाली कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन उसने भी सर्टन आइटम्स ऑफ गुड्स, चिप हो सकती है, स्क्रीन्स हो सकती हैं, उसके अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे प्रोसेसर्स हो सकते हैं जो उसको चाहिए होंगे, उसने वो भी कहीं से लिए होंगे, तो उसको भी महंगे दामों पे वो मिले होंगे। तो ये हमारे को ट्रैक करवाता है कि प्रोड्यूसर लेवल पे कैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, कवरिंग गुड्स सच एज फूड, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ओके, सो WPI उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करता है। WPI इन पूरी बास्केट 697 आइटम्स आते हैं इसके अंदर, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ फ्यूल एंड पावर के साथ होते हैं और कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं आपके।
वहीं पर जब हम पीपीआई की बात करते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग प्रोड्यूसर का, जो प्रोड्यूसर है उसका माइंडसेट देखते हैं। यहाँ पे होलसेलर का माइंडसेट नहीं देखा जा रहा है, यहाँ प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है कि इट ट्रैक्स द प्राइसेस फ्रॉम सेलर्स साइड रादर देन द बायर्स साइड। ओके, क्योंकि होलसेलर भी जो कंज्यूम कर रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं बायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर की साइड देखी जाती है, ठीक है। इट मेजर्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। हर स्टेज में जब रॉ मटेरियल को इकट्ठा करा गया, इंटरमीडिएट गुड्स, फिनिश गुड बनाया गया, फिर उसके बाद उसे होलसेल या बल्क में होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आगे फर्दर दिया गया, वो हर एक स्टेज पे कैलकुलेशन करेगा। गॉट इट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सारी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे, जब सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करा जाएगा, फिर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में जो इंटरमीडिएट स्टेज होगी और जब फाइनली फिनिश गुड बनाया जाएगा वो पीपीआई का पार्ट बनता है। तो मतलब ये हर तरीके की स्टेजेस को कैलकुलेट करने वाला है। इंडिकेटर क्या होता है इन्फ्लेशन का? ये बताता है कि किस तरीके से प्रोड्यूसर, अगर देखिए प्रोड्यूसर के पास हर चीज, जब उसने रॉ मटेरियल लिया, उसने गुड बनाया, फिनिश गुड बनाया, और उसको वो बनाने में ही कॉस्ट बढ़ गई, तो डेफिनेटली कंज्यूमर के ऊपर भी तो कॉस्ट बढ़ेगी ना। तो ये बता देता है, पीपीआई पहले ही बता देता है कि भाई अगर प्रोड्यूसर को सामान महंगा बनाना, जो सामान वो बना रहा है वो महंगा बन रहा है, तो कंज्यूमर का भी प्राइस बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के प्राइसेस को एडजस्ट करके कंज्यूमर के पास प्राइसेस जो है वो बढ़कर आएंगे, ठीक है। ये टैक्सेस और मार्कअप्स को एक्सक्लूड करता है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं, पीपीआई उसे एक्सक्लूड करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग समझें, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम है इन्फ्लेशन को लेकर। वो बता देता है कि पहले ही रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो रहा है, फिनिश गुड बनाने में इतनी कॉस्ट पड़ रही है, तो जब मार्केट में रिटेलर के पास जाएगा, ठीक है, जब कंज्यूमर उसे खरीदेगा तो उसको उसका एडिशनल कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर नीति आयोग की इस वर्किंग ग्रुप कमेटी का कहना है कि हमें सबसे पहले WPI से PPI की तरफ अब शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें रियल सिनेरियो पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक दैट इज अबाउट CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी, ठीक है। यहाँ पे हम डिजिटल रुपी के बारे में बात करने वाले हैं। जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये बेसिकली सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल बैंक RBI के थ्रू इसको रेगुलेट करा जाता है। ये बेसिकली जैसे आप देखिए, अच्छा कई बार ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि अच्छा अगर CBDC और UPI में क्या डिफरेंस होता है ना। UPI जो है वो आपका यूनिफाइड पेमेंट जो सिस्टम है आपका, वो बेसिकली गेटवे है, ठीक है ना, जो आपको मनी ट्रांजैक्शन करने देता है। बट जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो अपने आप में मनी है, दैट इज ई-रुपी, ठीक है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रुपी। तो दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। UPI इज अ गेटवे, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, बट CBDC इन इटसेल्फ इज अ मनी, दैट इज ई-रुपी और अ स्टेबल कॉइन, वो CBDC है। तो यहाँ पर वो सिक्योर है, वो सीमलेस है और साथ ही साथ एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव टू कैश रिड्यूसिंग कॉस्ट। ओके, तो इससे क्या होता है, जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, स्टोरेज की कॉस्ट है, या ये खतरा है कि कल को चोरी हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाता है मामला, ठीक है, आपके CBDC के साथ। ये हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी इन्हांस करता है, स्ट्रीमलाइन करता है और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ नेशन को लेकर जाता है। तो आप सोचिए कि जब ये कोई खतरा ही ना हो कि भाई मेरे पैसे कैश चोरी हो जाएगा, नथिंग, इट्स वेरी सीमलेस। ओके, इट्स गोइंग टू बी एवरीथिंग विच इज गोइंग टू प्रमोट टुवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये रियल टाइम पर काम करता है, इंस्टेंट सेटलमेंट करता है और ट्रांजैक्शन फीस काफ़ी कम होती है, तो इसकी स्पीड एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर है। उसके बाद प्रिंटिंग की कोई नेग्लिजिबल कॉस्ट ही होती है, ट्रांसपोर्ट और फिजिकल कैश को मैनेज करने का कोई झमेला नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, क्योंकि इससे ईजियर एक्सेस हो जाएगी डिजिटल पेमेंट्स की, और जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन उनके लिए भी ये बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आता है। फिर सिक्योरिटी और ट्रेसेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। क्रॉस बॉर्डर एफिशिएंसी, इंटरनेशनल पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और चीप हो जाती हैं। मॉनेटरी सोवरेनिटी, ये सेफ है, सोवरेन, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है। एंड ऑफलाइन फंक्शनैलिटी, इसमें ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी हो जाती हैं डिजिटल टोकन्स के थ्रू। जैसे अभी आप अगर कहीं पे भी अपने वॉलेट से पैसा देते हैं तो नेट ऑन होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, ये आपका ऑफलाइन फंक्शनैलिटी पे भी वर्क कर सकता है। ये किसी पर्टिकुलर सर्वर के साथ इसको कनेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज अबाउट द डिजिटल करेंसी।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज अबाउट द ग्लोबल रेमिटेंसेस। 2024 में इंडिया में हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। चाइना में सिर्फ 5.3% ग्लोबल रेमिटेंसेस आए थे 2024 में, इट्स लोएस्ट शेयर इन एटलीस्ट 2 डेकेड्स। और इंडिया में वहीं पर 14.3 ग्लोबल रेमिटेंसेस आए थे। रेमिटेंसेस जो लोग विदेशों में बैठे हैं और वो अपने घर वालों को भारत देश में पैसा भेजते हैं, उसे हम लोग रेमिटेंसेस मानते हैं। भले वो मनी है, वो गिफ्ट्स हैं, वो आपका रेमिटेंसेस का पार्ट माना जाता है। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने 2024 में 14.3% ग्लोबल रेमिटेंसेस जो हैं वो सिक्योर करे हैं, विच इज़ अ रिकॉर्ड हाई, हाईएस्ट एवर फॉर एनी कंट्री इन अ सिंगल ईयर। ठीक है ना, एंड दिस माइलस्टोन हाईलाइट्स इंडिया पोजीशन एज अ टॉप रेसिपिएंट ग्लोबली। पूरी दुनिया में ऐसा देश जिसने एक साल के अंदर ही 14.5% का ग्लोबल रेमिटेंसेस लिया है वो आपका इंडिया रहा है। ओके, मेजर जो इन्फ्लोज रहे हैं वो गल्फ, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और OECD कंट्रीज वहां से रहे हैं। ठीक है, डिटेल्स अगर हम देखें तो देयर इज अ रिकॉर्ड इन्फ्लो, $129 बिलियन इंडिया में आए हैं। ग्लोबली 14.3% का शेयर है। और उन सब चीज़ों के पीछे का कारण क्योंकि इंडिया की जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाकर जब काम करते हैं, सो दे आर प्रोवाइडिंग द लेबर मार्केट्स इन हाई इनकम कंट्रीज, जैसे गल्फ के रीजन में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर जब वो जाकर काम करते हैं तो वो हाई इनकम स्ट्रीम्स में काम करें और पैसा अपने घर में अपने घर वालों को बेचते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंक्रीज्ड माइग्रेशन हुआ है स्किल्ड वर्कर्स का और स्टूडेंट्स का भी। ओके, तो ये भी आप चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे। रीजनल ट्रेंड्स अगर हम लोग देखें, सो इंडिया का इन्फ्लो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे चाइना का शेयर 5.3% पे ड्रॉप हो चुका है। टॉप रेसिपिएंट्स जो 2024 में रहे हैं वो अपार्ट फ्रॉम इंडिया मेक्सिको, देन चाइना, देन फिलीपींस एंड देन पाकिस्तान। इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें, सो रेमिटेंसेस विच एक्सीड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज आर क्रिटिकल सपोर्टिंग हाउस होल्ड इनकम्स इन इंडिया। ठीक है, तो FDI से भी ज़्यादा मात्रा रही है इस बार रेमिटेंसेस की 2024 के अंदर, जिसने इंडिया की इकोनॉमी को एक बूस्ट भी प्रोवाइड करवाया है। द नेक्स्ट इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक ने 2024 में ये भी फोरकास्ट किया था कि 2025 जनवरी में कि 6.7% का ग्रोथ जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। GDP का ग्रोथ रेट के होने के पीछे, अच्छा ये तो प्रिडिक्शन है, बट कारण क्या है हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि प्रिडिक्शन तो वर्ल्ड बैंक ने कर लिया, लेकिन कारण क्या थे। सबसे पहला प्राइवेट कंजम्पशन। ओके, सो प्राइवेट कंजम्पशन क्योंकि बहुत ज़्यादा रही है, मतलब डोमेस्टिकली लोग जो हैं उनकी परचेजिंग पावर काफ़ी बेहतर रही है, उन्होंने काफ़ी डोमेस्टिकली सामान जो है आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करा है, तो वो एक कारण रहा है। दूसरा सर्विस सेक्टर, वो भी एक ड्राइवर है। ग्लोबल चैलेंजेस होने के बावजूद भी इंडिया टॉप पोजीशन पे मेंटेन रहा है, वो स्ट्रॉन्ग रहा है। मतलब इस समय जो पॉलिटिकल टर्मोइल पूरे 24-25 ईयर में हमें देखने को मिली है, उसके बावजूद भी इंडिया रेजिलिएंटली अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने में सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट सक्षम रही है। ये कारण रहे जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ 2025 में प्रोजेक्ट करी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट गवर्नमेंट ने 3.84 लाख करोड़ के ट्रेजरी बिल्स जो हैं उनको Q4 में बोरो किया है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ट्रेजरी बिल्स अपने आप में क्या होते हैं। तो जैसे किसी आम इंसान को जब भी कभी लोन की रिक्वायरमेंट होती है और वो बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, ऐसे ही जब कभी सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो सरकार भी पैसे बोरो करने के लिए ट्रेजरी बिल्स को लेकर आती है। ओके, तो ट्रेजरी बिल्स ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेड करे जाते हैं। बट अगर किसी भी इंसान को टी बिल्स खरीदने हैं, आपको, मुझे, किसी को भी ट्रेजरी बिल्स खरीदने, तो हम जाकर डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से या स्टेट बैंक से या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। ठीक है ना, वो इशू होते RBI के द्वारा और वो भी उनके इलेक्ट्रॉनिक ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इशू करे जाते हैं। ठीक है, RBI की पब्लिक डेट ऑफिस इसका रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी की तरह इसके लिए काम करती है। दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन होते हैं वो लोग जो सरकार के टी बिल्स को आगे फर्दर लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वो कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं,
प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो इन सभी के पास बेसिकली टी बिल्स कोई भी एक आम इंसान जाकर परचेज कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती है? एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं टी बिल्स, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्पररी पीरियड के लिए, अगर उनको पैसे की जरूरत है, लिक्विडिटी की कमी है, तो जनता से पैसे बोरो कर सकती है, लेकिन बोरो करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा जनता को, तो वो क्या लेकर आती है? टी बिल्स। इन टी बिल्स का मेच्योरिटी पीरियड होता है 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज, ओके। और इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है और एट पार वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर एक ट्रेजरी बिल की वैल्यू 100 रुपीज़ है, एट पार वैल्यू उसकी 100 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देगी कि भाई आप इसको 98 रुपीज़ पे लेके चले जाइए। आपने परचेज 98 पे करा है, लेकिन जब आप इसको वापस रिडीम करने के लिए जाएंगे तो आपको इसके पूरे 100 रुपये मिलेंगे, ओके। तो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है और रिडीम करने पे एट पार वैल्यू पे मिलता है। दूसरी होती है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विद अ फिक्स्ड और अ फ्लोटिंग कूपन रेट्स पेड हाफ ईयरली। ये 5 साल से लेकर 40 साल तक की पूरी लॉन्ग टर्म आपकी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, और इसमें जो पैसे हैं वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन रेट्स के हिसाब से मूव करते हैं आपके, ओके। नेक्स्ट आप देखते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये भी डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं जो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स अपने बजट की रिक्वायरमेंट्स को, अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करने के लिए जो पैसा उठाती है, वो होती है आपकी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। दे आर ऑल्सो सिमिलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी। फिर होते हैं कैश मैनेजमेंट बिल, CMBs। ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या फिर टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इशू करे जाते हैं फॉर मैच्योरिटी लेस दैन 91 डेज। इमीडिएटली पैसा चाहिए, इमीडिएटली कैश फ्लो चाहिए, गवर्नमेंट के पास इस समय मिसमैच है, गवर्नमेंट के पास इस समय पैसा नहीं है और उसे इमीडिएट पैसा चाहिए, तो वो CMBs को इस समय लॉन्च करती है, दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल्स को लॉन्च करती है। नेक्स्ट इज स्पेशल सिक्योरिटीज। दे आर इशूड डायरेक्टली टू स्पेसिफिक एंटिटीज, जैसे ऑयल कंपनीज को दे दिए जाएंगे इन लिeu ऑफ अ कैश सब्सिडी, या फिर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये सारे के सारे आपके स्पेशल सिक्योरिटीज होते हैं। और फिर होते हैं आपके इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जो प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर का पैसा फ्रॉम इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ऊपर बहुत इन्फ्लेटेड भी हो रही है इकोनॉमी, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा इसमें सिक्योर रहता है जब वो इंडेक्स बॉन्ड्स खरीदता है, वेयर बोथ कूपन एंड द प्रिंसिपल आर लिंक्ड टू एन इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी इट डजेंट मैटर, उस समय भी यहाँ पर जो आपके इन्फ्लेशन को मैनेज करके इन्वेस्टर के पैसे को बचाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर जनवरी 2025 का भी सिर्फ एक पार्ट करा है। अभी हमने यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं वो सिर्फ 2025 के एक पार्ट का कवर करा है। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग जनवरी 25 में जितने इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के करंट अफेयर्स थे उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सो आई होप आपको इस सीरीज में सभी चीज़ें पहले लेक्चर में समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे उसे ज़रूर मेंशन करिए। हम आपकी हर एक क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और अगर आप किसी भी तरीके की कोई अपडेट्स चाहते हैं तो वो भी आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे सेकेंड पार्ट के अंदर। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे वो लोगों को भी इस सीरीज़ का मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हो सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।